नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फराह सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे बीजेपी की चुनावी तैयारियों की, क्योंकि पार्टी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें यूपी के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो उनके अलावा 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने यूपी के 5 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों का भी ऐलान कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री 14 सितंबर को यूपी के दौरे पर आने वाले हैं, जो बेहद खास रहेगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश में ओवैसी भी जुट गए हैं और कल अयोध्या के बाद आज सुल्तानपुर में उन्होंने ताल ठोकी तो अब कांग्रेस की भी नींद टूट गई और प्रियंका गांधी भी 10 सितंबर को 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। इन 2 दिनों में प्रियंका संगठन का पेच कसेंगी, तो साथ ही पार्टी गांधी जयंती के मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है। और आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री को कमान सौंप दी गई है, चुनावी प्रभारी बना दिया गया है उनको। इसके साथ ही साथ 6 और संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन तैयारी तो तेज है। लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 14 सितंबर को, वो कितना अहम माना जाए और किस तरह से चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि कर्मठ मंत्री तो हैं ही, लेकिन उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। अब आप देखिए कि अब तक तो ये काम जो है भूपेंद्र यादव करते थे, अब उनको तैयार किया जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें इसे समझने की ज़रूरत है कि आप पार्टी चलाते हैं, इलेक्शन का मैनेजमेंट कौन देखेगा, किस तरीके से देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कौन मोबिलाइज करेगा, कौन सोशल मीडिया में काम करेगा, ये हर 1 साल 2 साल में बीजेपी में नए चेहरे जो है वो आते रहते हैं। ये नहीं कि वही पुराने चेहरों पे खेलती जा रही है। ऐसा नहीं कि वहां पे एक अहमद पटेल बैठे हुए हैं तो बैठे ही हैं, सालों से बैठे हुए। सब लोगों को मौका देती है बीजेपी। ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक उसका क्वालिटी है कि आपके पास हर बार कुछ ना कुछ आप बदलते रहे, नए लोग जुड़ेंगे, नई लोग शक्ति और आएगी, जगह बनती है और नए लोग आपके पास, और जब कभी क्राइसिस मूवमेंट आएगा आपके पास एक्सपीरियंस लोग रहेंगे। तो ये संगठन को बहुत ही बारीकी से बिल्ड करने के लिए लीडरशिप के पास उस तरह की चीजें होती हैं। और ये सब फैसला प्रधानमंत्री मोदी चुटकियों में लेते होंगे कि भाई ये हो गया, ठीक है, इतने दिनों के बाद ये है, अब ये आदमी हमें चाहिए, इनको यहां पे दीजिए, ये जिम्मेदारी दीजिए उनको। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात आ गई। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कारपेट बॉम्बिंग का, एक तो बॉम्ब गिराते हैं, जब युद्ध होता है तो बॉम्ब गिरता है, तो एक एक बॉम्ब एक घर पे गिरा है, सड़क पे गिरा, पुल पे गिरा। कारपेट बॉम्बिंग उसे कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप बम गिराते हो कि एक एक कतरा कुछ बचता ही नहीं है जमीन पे। वही तैयारी बीजेपी की। बीजेपी का कैंपेन का जो स्टाइल है वो कारपेट बॉम्बिंग वाला है। अभी देखिए, पिछले महीने में 3 यात्राएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी बनारस गए, फिर अमित शाह आए, नड्डा आए और योगी खुद वो तो घूम रहे। सितंबर में 2 दौरे होंगे पीएम के यहाँ। अब ये और बढ़ गया, अब फिर प्रधानमंत्री आएंगे, फिर अमित शाह आएंगे, फिर नड्डा आएंगे। और अब जब तक इलेक्शन होंगे डॉक्टर साहब, तब तक हर महीने पीएम के हर महीने जो है, अब आप समझिए कि इससे तो जब तक इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगा तब तक ये सब चलता रहेगा, तब तक कैंपेन पूरा हो चुका होगा। और ये जिस इलाके में जाएंगे, केंद्र की सरकार है, नई घोषणाएं, नई चीजें, और अब तो और भी बवाल मचेगा। अब आज जो खबर आई है कि किस हिसाब से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो है रबी के फसलों की एमएसपी की जो घोषणा की है, सरसों में 400 रुपये की बढ़ोतरी, मसूर में 400 रुपये की बढ़ोतरी, तो हर फसल में जो है आपने बढ़ा दिया, तो हर जगह जो है वो जय जयकार हो ही रहा है। तो एक तो किसान आंदोलन को आपने ब्लंट कर दिया, और उसके बाद अब आप बड़ा ही पॉजिटिव माहौल में आप जाएंगे, जहां जाएंगे किसान भी कहेंगे जय जयकार जय जयकार। तो ये बीजेपी की रणनीति
साफ साफ नज़र आ रही है कि वो अब से लेकर के चुनाव तक ये इसी तरह का माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा उस स्थिति में पहुंचाने के मूड में है कि जहां चुनाव आते आते लोगों को लगेगा कि कोई कंटेस्ट ही नहीं है, वन साइडेड मैच जो है वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। कल अयोध्या से शुरुआत की, आज सुल्तानपुर में ताल ठोकी, लेकिन उनके इस सब से जो वो कर रहे हैं चुनाव के लिए, समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा सपा को ही जाता है। देखिए, जो मेरा आकलन है, ये घूम घूम करके अपनी बात रख सकते हैं और अच्छी बात है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आप नहीं रोक सकते, और डेमोक्रेसी इससे मजबूत होती है कि यूपी का कोई लीडर वो केरल में जाके प्रचार करे, यूपी की कोई पार्टी वो तमिलनाडु में चुनाव लड़े, वहाँ इस तरह का समर्थन मिले, उस तरह का। उससे क्या होता है कि देश में डेमोक्रेसी की जड़ें जो है वो मजबूत होती हैं। वो एक अलग आर्गुमेंट है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि भाई ये जो जा रहे हैं, भीड़ भी आ रही है, ओवैसी साहब के, और बात भी वो मुस्लिमों की करते हैं और बात मुसलमानों की कर रहे हैं, और भीड़ भी आ रही है, तो समाजवादी पार्टी का परेशान होना बड़ा लाजमी है। क्योंकि वोट जो है वो अब तक समाजवादी पार्टी को इसलिए जा रहा है क्योंकि वो नंबर 2 की पार्टी है। मुसलमान वहीं वोट करेगा जहां वो बीजेपी को हरा सके, उसी उम्मीदवार को वोट करेगा। लेकिन ओवैसी, उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस चुनाव में मुसलमान जीतेगा, मुसलमानों के लिए जो आप वोट करें, आप दूसरे के लिए वोट ना करें, दूसरे को जिताने के लिए वोट नहीं करें, खुद को जिताने के लिए आप वोट करें। बातें बड़ी अच्छी है, मुसलमानों के दिल तक पहुंचती है, लेकिन क्या किया जाए? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ओवैसी है। ओवैसी के साथ गए तो बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए वो मुस्लिम मतदाता जो है वो टैक्टिकल वोटिंग करता है। कल इस तरह का इशारा भी दिया था उनसे, जब सवाल किया गया था कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि सपा आके हमसे बात करे, हम नहीं जाएंगे बात करने। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है उनकी, क्योंकि वो एक बार वो सो कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में उनको ये डंक जो है वो लग चुका है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ ये करने का, कि जिस तरीके से बंगाल में जब वो गए तो बंगाल में भी बहुत सारे लोग उनके साथ थे। वहाँ का फुरफुरा शरीफ जो पीरजादा था वो उसके साथ जो है वो लग गए। तस्वीरें भी आ गई कि भाई हम गठबंधन करेंगे, ये बात भी हो गई, भाई कांग्रेस से भी बात होने लग गई, वो लेफ्ट वालों से भी बातचीत हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फुरफुरा शरीफ भी जो है वो दगा दे गया ओवैसी को। वो कांग्रेस अलग घोषणा कर दी, सारी चीज़ें अलग हो गई, ये बेचारे अकेले पड़ गए। तो वो होता क्या कि इससे आपकी फेस वैल्यू जो है वो ख़राब होती है। लेकिन अब इन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई जिसको बात करना है वो हमारे पास हमसे करे। ये ताकत और ये जो कॉन्फिडेंस जो आया है वो किस लिए आया है, इसका भी आधार समझ लीजिए। जिन कंस्टिट्यूंसीज में जहां मुसलमानों की जनसंख्या 30 से 40% के आसपास है, वहां ओवैसी साहब को कोई वोट नहीं देने वाला। वहां मुसलमान जो है इन जनरल दे विल ऑप्ट फॉर समाजवादी पार्टी, क्योंकि वही लग रहा है कि भाई वो बीजेपी के कंपटीशन में है, बीजेपी को हरा सकते हैं, तो वो मुसलमान तो वही वोट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिन जगहों पे मुसलमानों की जनसंख्या, मतदाताओं की जनसंख्या 70% के आसपास है, वहां ओवैसी साहब की पार्टी जीत भी सकती है। ये बिहार के चुनाव के एक्सपीरियंस से जो है वो समझ में आता है। एक और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में यहाँ पर, अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, मतलब गठबंधन हो जाता है, तो मुसलमान तो बहुत खुश होकर फिर एकदम वोट देगा। मुसलमान तो वोट देगा, लेकिन इसमें एक पेच है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ओवैसी से गठबंधन करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आप एक फुल टॉस बॉल दे देंगे, वो छक्का लगाएगी बहुत ज़बरदस्त। समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट ही नहीं मिलेगा। फिर लोग ये कहेंगे कि भाई आपने ओवैसी जैसे लीडर से हाथ मिला करके आपने सेकुलरिज्म का कौन सा धर्म जो है आपने पालन किया? ये तो आउटराइटली कम्युनल आदमी है, मुसलमानों की बात ही करता है, मुस्लिम पार्टी है ये। और आप तो अब तो खुद को कह रहे थे, वैसे आप
ओवैसी से ज़्यादा मुसलमान करते हो, लेकिन कहने के लिए तो आप एक सेक्युलर पार्टी हो। लेकिन अगर आप जैसे आप देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को इस कैंपेन के ऊपर हरा दिया कि आपने बदरुद्दीन की पार्टी के साथ जो है अलायंस कर लिया। कांग्रेस पार्टी केरल में, जहां तो केरल में तो एक बार कम्युनिस्ट पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी, एक बार कांग्रेस, आपने मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया, चुनाव से पहले ही ये कैंपेन आपको हरा दिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस, केरल के अंदर आरएसएस का संगठन बहुत ही मजबूत है। वो सारे लोगों ने कम्युनिस्टों को वोट दे दिया, भाई मुस्लिम लीग को नहीं जीतने देना है। तो ये चीज अगर यूपी में होता है, इसलिए कोई आदमी ओवैसी को छूना नहीं चाहता, अछूत हो गए हो सबके लिए। तो वो चीज जो है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ओवैसी ज्यादा दिन तक राजनीति में, सपा जैसी पार्टियों को परेशान, वो राजनीति में ज्यादा दिन तक अछूत नहीं रहेंगे। एक समय जरूर आएगा कि जब आपको ये लगने में लगेगा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से वोट दे भी दे, फिर भी 50 सीट जीत पाती है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। जब ये लगने लगेगा कि सारे मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी लोकसभा में अपने बदौलत बहुमत लेकर के आ जाती है, तब सब एक हो जाएंगे। तो एक नहीं, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुसलमानों को ये बात समझ में आएगी कि इन लोगों के साथ, देखिए, हारे हुए खिलाड़ी के साथ कोई दांव नहीं खेलता, लंगड़े लूले घोड़ों के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाता। तो मुसलमानों को ये भी रियलाइज होगा आज, कल, परसों, 4 इलेक्शन के बाद, कि हमें तो इन लोगों के चक्कर में हम रिडंडेंट हो गए, हमारी कोई राजनीतिक विसात ही नहीं रही, हमारी कोई औकात ही नहीं रही। हम छाती पीटते रह जाएं, योगी योगी, मोदी मोदी करते रह जाएं, बीजेपी को हराना है, सबको हराने के लिए हम लोग टैक्टिकल वोटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है, तो क्या फायदा। और वो जीतती बीजेपी इसलिए क्योंकि आप मुसलमान जितना जो है आप बवाल मचाएंगे, ओवैसी जितना बवाल मचाएंगे, समाजवादी पार्टी जितना बवाल मचाएगी, जितना राहुल गांधी बवाल मचाएंगे, वो फायदा बीजेपी को, वो फायदा। क्यों? कम्युनल पॉलिटिक्स का एक जिसको कह सकते हैं कि इस उदाहरण को समझ लीजिए। छुरी तरबूजे पे गिरे, ये तरबूज, या तरबूज जो है वो छुरी पे गिरे, कटना उसको ही है। कटना किसको है? तरबूज को। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसमें जब भी पोलराइजेशन होगा, कितने भी डिग्री का, फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये एक नोन फैक्ट है। कभी भी कहीं पे भी जितना ज़्यादा पोलराइज होगा, जहां बीजेपी पोलराइज नहीं कर पाती, लोग पोलराइज नहीं होते, जैसे बंगाल में लोग पोलराइज नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि ममता बनर्जी ने दूसरा कांड कर दिया, भाई आउटसाइडर है, बाहरी है, यूपी बिहार वाले आ रहे हैं, यूपी बिहार वाले गुंडे आ गए, नॉर्थ इंडिया के गुंडे आ गए, ये बंगाली नहीं है, तो आउटसाइडर बता करके आपने जो है वो काम कर दिया। तो ये इसलिए ओवैसी अपना काम कर रहे हैं, ओवैसी जो है लोगों को जगा रहे हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है कि ओवैसी की बातों पे 100% मुसलमान जो है वो उनकी बातों में आकर के वोट करने लग जाए। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कीजिएगा। 10-11 को ना प्रियंका पहुंच रही है उत्तर प्रदेश, संगठन का पेच कसेंगी, लेकिन इस बीच 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। बाकायदा उसके लिए खबरें आ रही हैं कि मैदान बुक कर लिया गया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ना तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के दौरे पर कुछ बोल रहे हैं, ना आयोजन को लेके, क्यों बचते नजर आ रहे हैं आखिर? देखिए, महारानी विक्टोरिया के प्लान घर से निकल रही हैं, किसकी मजाल किसकी हिमाकत कि कोई कुछ बोल दे। दौरे को लेके जैसे पहले से माहौल बनाया जाता है, वो सब कुछ नहीं नजर आ रहा। पता ही नहीं है ना मैडम का मूड कब चेंज हो जाए। मैडम अचानक से कह दे कि भाई टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा है, हम अभी इस समय जो हम नहीं आ सकते, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तब ये बेचारे क्या करेंगे। जो कोई गलती से कह दे कि भाई प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली होगी, मालूम चला लोग नहीं आए,
प्लानिंग नहीं हो पाई, पैसा नहीं हो पा, अब बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दोनों नहीं चाहते कि प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक कद जो है वो राहुल गांधी के बराबर आ जाए, और इसलिए परिवार में तो कुछ बवाल मचता ही है, ग्राउंड में भी इसको लेकर के जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। इसलिए प्रियंका वाड्रा का कार्यक्रम क्या है, यूपी में क्या वो होगा नहीं होगा, हर लोग उसमें बचते हुए नजर आएंगे। प्रियंका वाड्रा आ जाती हैं तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, लेकिन कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव से पहले ही 12th मैन हो गई है, एक्स्ट्रा प्लेयर। जैसे और ये छोटी छोटी पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसे और भी छोटी छोटी पार्टी हैं, वो सब जो है वो ये एक्स्ट्रा प्लेयर है, साइड रोल में है, डबल डिजिट भी क्रॉस करने के पोजीशन में नहीं है ये लोग। 2-4 सीटें आ जाए तो आ जाए, कहीं कहीं किसी व्यक्तिगत लोगों के वजह से, अदरवाइज इट इज़ ऑलरेडी डिसफंक्शनल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रभारी बनाया, तो उनके अलावा 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी बना दिए गए। यूपी के अलावा पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा के लिए भी चुनाव प्रभारी पार्टी ने घोषित कर दिए। यानी सभी राज्यों पर बीजेपी की नजर है। तो वहीं ओवैसी मुस्लिमों का वोट पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उधर कांग्रेस क्या करना चाहती है, ये अब तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ प्रियंका का यूपी दौरा होना है, पार्टी बड़े आयोजन की तैयारी भी कर रही है, लेकिन पार्टी के नेता उस पर बोलने से भी बच रहे हैं। आखिर क्यों, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।